देख सकते हैं कि कौन सी जो वैल्यू है यहाँ पर एक वैल्यू एक्स्ट्रा होकर भी आपने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर एक जो क्वेश्चन आ सकता है आपका, वो जो थ्री चार्जेस का जो सिस्टम है, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आज का अपना जो ये एक ही बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर ये 4 डिफरेंट सब टॉपिक्स होंगे, जहां पर हम जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की, जो बहुत सारे चार्जेस अगर हमारे पास होंगे तो उन चार्जेस के कारण, उन चार्जेस को एक साथ होने की वजह से जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। और इसके अंदर जो हमारे अलग अलग छोटे जो टॉपिक्स होंगे वो रहेंगे पार्ट्स, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, देन सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। जब 3 चार्जेस को आप एक दूसरे के पास में रखोगे सिस्टम बनेगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब हम चार्जेस रखेंगे, उनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी। एंड देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अंदर किसी भी पोटेंशियल को रोटेट करने के लिए, उसको वहां पर प्लेस करने के लिए जितना हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए या जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, उसका हम आज यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां पर अभी तक मैंने आपको जो बताया है, इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स हो गए। वहां पर सबसे पहले हमने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी बताया था। वही पोटेंशियल एनर्जी हम यहां पर इस जगह पर थोड़ा सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे, सिस्टमेटिकली उसको देखेंगे। तो हमारा ये टॉपिक भी पहले से चला आ रहा है और हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप अगर पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल जीरो से समझ में आएगा बहुत अच्छे से। और अगर आपने देखा हुआ है तो इट्स वेल एंड गुड, आपको और ज्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो हम यहां पर बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है ये। और यहां पर क्या है, सबसे पहला अपना रहेगा सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो आप ये मान के चलो, मैंने पहले भी बताया था आपको, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम को उस पोजीशन में आने के लिए, उस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए, उस साइज में आने के लिए, उस शेप में आने के लिए जितना एक्सटर्नल एजेंसीज को वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाता है। इतना आप मान के चलो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को उस शेप में, उस साइज में, उस पोजीशन में और उस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए या बनाने के लिए हमें किसी ना किसी एजेंसी को कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट, आपको अपने आप से फिजिकल वर्क करना पड़ता है, और कभी कभी हो सकता है जो किया गया वर्क डन है वो किसी मशीनरी के द्वारा हुआ होगा। हो सकता है जो वर्क डन है वो किसी एक्सटर्नल, जो बड़ी लार्ज स्केल बॉडीज है, उनके द्वारा किया गया होगा। तो वहां पर जो वर्क डन है वो हम कैलकुलेट करते हैं, और उसी वर्क डन को हम कह देते हैं कि ये जो एक्सटर्नल एजेंसी ने जो वर्क किया है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इतना आपका किसी भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर अगर हम बात करें फॉर द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, अगर आप 2 चार्जेस का सिस्टम बना रहे हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, ये आपको यहां पर देखना है। देखो यहां पर, तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है, जब आप 2 चार्ज एक दूसरे के नजदीक प्लेस कर रहे हो, रख रहे हो, तो वहां पर वर्क कैसे होगा। अभी हमारे पास बिल्कुल फ्री स्पेस है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं है इस कंडीशन में। तो आपने यहां पर एक चार्ज रखा Q1। इस Q1 को आप रखने के लिए आप किसी भी जगह पे इसको रख सकते हो। क्या आपको यहां पे कोई भी वर्क करना पड़ेगा? इस Q1 को रखने के लिए आपको, इस Q1 को रखने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये आपको पता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो डायरेक्टली W1 वर्क डन टू प्लेस चार्ज Q1
एट दिस पॉइंट, जो भी पॉइंट का हम नाम देना चाहो दे सकते हो, हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, थ्योरेटिकल अभी नहीं लिखेंगे। कोई डेफिनेशन वगैरह आएगी तो हम यहाँ पे लिख के मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्क डन टू प्लेस चार्ज Q1 एट पॉइंट A, W1 इज इक्वल्स टू Q, W1 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसके ऊपर कोई भी टाइप का फोर्स नहीं लगेगा, हमें कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, किसी एजेंसी को नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप कहीं पर भी रख दो, आप इसको यहां रख सकते हो, आप इसको यहां से हटा के आप इसको यहां से भी अगर रख देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये अकेला ही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब हम यहां पर एक चार्ज प्लेस कर दिया, एक चार्ज रख दिया है, तो इस जगह पे अब इसने अपने आसपास में, इसने अपने रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना लिया, और ये अपने पास में आने वाले दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम यहां पर इसको एक बार प्लस चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। तो अब इसके पास अगर हम दूसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं, और जो दूसरा चार्ज इससे r डिस्टेंस पर हम रख देते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, और मैंने यहां पर Q2 चार्ज रख दिया। तो Q2 चार्ज रखने के लिए आपको पता है मुझे यहां कोई वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होगा, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमने पोटेंशियल के लिए और वर्क डन के लिए जो रिलेशन स्टडी किया था वो आपको पता है कि अगर हम मैं यहां पे देखूंगा वर्क डन ऑन चार्ज Q2 का जो वर्क डन है वो कितना है, वो हो जाएगा आपके पास W2 इक्वल्स टू V1 इंटू Q। कि आपको पता था कि अगर हमारे पास पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो कितनी आती है, वो आती है W अपॉन Q, कि आपको इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो आपके पास पोटेंशियल आ जाता था। सेम यही चीज हमारे पास यहां पर, इसी से W इक्वल्स टू V इंटू क्यू आ गया। V किसके कारण, V कौन बना रहा है यहां पे, V है इस Q1 के कारण। इस Q2 जगह पर, इस पॉइंट पर जो V बनेगा, पोटेंशियल बनेगा, वो किसके कारण बनेगा, Q1 के कारण बनेगा। तो आपको यहां पे लिखना होगा V1। कौन से वाले चार्ज को रखा है जिसके ऊपर वर्क करना है, Q2, इसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो आपके पास W2 इक्वल्स टू V1 इंटू Q2 आ गया। V1 की वैल्यू कितनी है Q2 के साथ में, Q2 वाली जगह पे, तो आप यहां पे लिखोगे इस Q1 को रखने के बाद जो V1 बना है दैट इज इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R। K Q अपॉन R होता है, तो K Q1 अपॉन R, इस Q2 वाली जगह पे आपके पास पोटेंशियल आ गया। और अब आप यहां पर नेट टोटल जो वर्क डन आएगा वो फाइंड आउट कर पाओगे। टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन, तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, और W इक्वल्स टू क्या है, W1 इक्वल्स टू 0 और W2 इक्वल्स टू V1 इंटू Q2। V1 इंटू Q2, और V1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ये आ गई K Q1 अपॉन R इंटू Q2। सिंपल सा आ गया ये वैल्यू। और यही जो वर्क डन है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहां पे ये जो बनेगा वो आपके पास फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। जब आपने दो चार्जेस एक दूसरे के पास में रखे हैं तो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R। अब दो चार्जेस का जो सिस्टम उसका जनरली नहीं पूछते, हम यहां पर अब इसका एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हमें पता चलेगा कि हमें कैलकुलेट करना है फॉर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। तो ये इसके लिए आपके लिए ये थोड़ा और ज्यादा एक स्टेप एडवांस हो गया। तो यहां पर हम बात जब कर रहे हैं तो इसके लिए तो बहुत आसान हो गया। इसके लिए आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस है, और सेम प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना है,
Q1 प्लेस करना है। Q1 को रखने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? फिर से Q1 को रखने के लिए फ्री स्पेस में 0 वर्क डन, तो आप लिखोगे वर्क डन ऑन Q1। तो Q1 के लिए आपका W1 आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तब अभी तक हमें कोई समस्या नहीं आई। अब क्या हुआ, अपने आसपास के स्पेस में Q1 ने एक पोटेंशियल क्रिएट कर लिया, पोटेंशियल बना लिया। तो जब हम यहां पर नेक्स्ट वाला चार्ज लेके आएंगे तो इस सेकंड वाले चार्ज को Q2 को ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है एक और एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अभी जो सारी कैलकुलेशन अपनी वो प्लस पॉजिटिव चार्ज लेकर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पर आपके पास जो अब जो वर्क डन आएगा Q2 के लिए वो होगा W2। तो आप यहां पे लिख सकते हो वर्क डन ऑन Q2 विच इज W2 इक्वल्स टू क्या, कि इस Q1 ने यहां पे पोटेंशियल क्रिएट कर लिया अपना, वो पोटेंशियल V1 इंटू Q2 चार्ज, क्योंकि Q2 के ऊपर आपने वर्क किया यहां पे इसलिए। ठीक है ना, ये आपके पास आ गई जगह। अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट वाले चार्ज की, कि मैं यहां पर एक चार्ज और लेके आ गया जो आपके पास Q3 है। अब क्या हुआ, जब मैं Q3 लेके आ रहा हूं तो ऑलरेडी यहां पे दो चार्जेस पहले से हैं, Q1 है एंड Q2 है। तो अब दोनों चार्जेस इस Q3 वाली प्लेस पर अपना अपना पोटेंशियल बनाए रखा है, पोटेंशियल होगा इनके कारण यहां पे। तो अब इस Q3 को दोनों जो चार्ज है ये भी इसको रिपेल करेगा, Q1, और ये Q2 है ये भी इसको रिपेल करेगा। तो दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए जो वर्क डन आएगा दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन Q3 W3 इक्वल्स टू V1, इसके अगेंस्ट इसने जो पोटेंशियल बनाया वो V1 Q3 प्लस इसने जो यहां पे पोटेंशियल बनाया वो V2 इंटू Q3। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने इस Q1 के कारण जो पोटेंशियल है वो यहां पे अगर पोटेंशियल होगा उसको भी आपने V1 लिखा है, और यहां पे जो पोटेंशियल है इसको भी आपने V2 लिखा है, V1 ही लिखा है। तो क्या दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगा? नहीं, पोटेंशियल इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इसके सामने, या फिर आप कह सकते हो जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में, उस डिस्टेंस का फंक्शन होगा। मतलब उस डिस्टेंस के साथ साथ वेरी करेगा। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझो। ठीक है, डिस्टेंस के साथ साथ ये वेरी करेगा, ये चेंज होगा। और जब ये चेंज होगा इसके साथ साथ तो यहां पे आपको थोड़ा सा एक नोट डालना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सके। तो आपके लिए यहां पर है कि इसके लिए 3 पर है ना, तो यहां पे R3 का मतलब जिसका पोजीशन वेक्टर R3 है। यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर होगा R2। तो यहां पे आप लिखोगे V1 R2, यहां पे V1 R3 कि V1 R2 वाली जगह पे और R3 वाली जगह पे। सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब हम यहां पर नेट जो वर्क डन है वो फाइंड आउट कर देंगे। नेट वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, इस सिस्टम पर नेट जो वर्क आएगा दैट W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, और ये आएगा 0 प्लस W2 की वैल्यू क्या है? V1 R2 Q2 प्लस W2 की वैल्यू क्या है? V1 R3 Q3 प्लस V2 Q3। यहां पर भी इसके साथ भी आप पोजीशन वेक्टर लगा सकते हो, क्योंकि कौन सी जगह पे? R3 जगह पे पोजीशन वेक्टर आ जाएगा।
अब इनका जो वेक्टर क्या, इसमें डायरेक्ट डिस्टेंस का मामला है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस वेरी करने से काम हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट डिस्टेंस ही डाल दो। मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया कि जितना सिंपल हो जाए उतना सिंपल कर दो ना, क्या दिक्कत है। और यहां पर भी एक और बात बता देता हूं, अगर यहां पर भी आप इस R को, R3 को या R2 को यहां पर भी आप अगर नहीं रखते हो, अगर मान लो आपने नहीं रखा इसको, तो यहां पे क्या होगा चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा आपका। ये इस टाइप की गलती कोई भी नोटिस नहीं करे, अगर नोटिस में आ भी जाएगी तो भी उसको मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, उस कंडीशन में मेंशन जरूर करेंगे जब आपके 70 मार्क्स के पेपर में आपके 69 आ चुके हों ऑलरेडी, और अब लास्ट क्वेश्चन यही बचा है जिसको चेक करना है। तो आपको एक नंबर 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होगा ना, तो इस वाली गलती को निकाल करके वो उसको 69 ही रहने देंगे, आगे वाला नहीं देंगे। क्यों कि नहीं देंगे, क्योंकि जब एक बार किसी भी आंसर शीट में 70 आउट ऑफ 70 आ जाते हैं ना, फिर उसकी रीचेकिंग होती है, फिर जो उसके एग्जामिनर के ऊपर के जो उसके ऊपर रीचेकिंग करने के लिए जो लोग बैठे वो फिर से उसको बार बार चेकिंग करते हैं, तो कोई ना कोई एक आदमी आके उसको वापस निकाल देता है। तो फिर वो बोलता है कि एक काम करो, यहां से एक नंबर उड़ा दो जिससे कि उसको वापस स्क्रूटनी में ना आना पड़े। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पे ऐसी गलती कोई भी नहीं निकालेगा जब तक आप 70 के ऊपर नहीं पहुंच जाओगे। हाँ, 70 अगर पहुंच गए ना, फिर निकाल देगा, फिर आपको कोई नहीं छोड़ेगा, फिर ये जो मार्क्स है इजी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अब यहां पे क्या है, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 की जो डिस्टेंस है इसको आपने रख लिया R12, Q1 एंड Q3 ये वाले जो डिस्टेंस है इसको आपने रख लिया R13, ये वाले जो डिस्टेंस है इसको आपने रख लिया R23, क्योंकि आपको यहां पर ये अलग अलग पोटेंशियल निकालना है, अलग अलग पोटेंशियल रखने हैं। तो मैं पोटेंशियल की वैल्यू यहीं पर रख देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में फिर हमें क्या करना है, केवल वैल्यूज रखनी है। अदरवाइज क्या आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, बार बार हम आगे पीछे इसको रखेंगे। तो देखो यहां पे सबसे पहले हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है V1 की। V1 कहां पर, इस वाली जगह पे V1 R2 वाली जगह पे V1 की वैल्यू क्या है कि Q1 अपॉन R12। K तो कांस्टेंट है, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल तो Q1 R12 सिंपल। देन V1 R3 ये वाला, यहां पे क्या है कि Q1 अपॉन R13। उसके बाद V2, अब V2 एक ही बार काम आ रहा तो हम इसको ज्यादा नोट, इसके रिप्रेजेंटेशन नहीं रख रहे, हम केवल इसको सिंपल V2 ही रख रहे हैं। और ये कितना आ जाएगा कि Q2 के कारण है, Q2 अपॉन R23, 3 वाले पॉइंट पर है, 2 के कारण है, तो R23 आ गया। तो यहां पे अब ये जो वैल्यूज है ना, यहां पे वो वाली फॉर्मूला रख दो, वैल्यूज रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में हम रख रहे हैं इसको। तो देखो ये याद रखना, V1 Q2, V1 Q3 एंड V2 Q3। तो V1 एंड V2, तो ये वाली वैल्यूज आएगी। तो मेरे तो याद है, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ये। तो क्या आएगा देखो कि Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ये आपके पास क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। और इसको आप, ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन आपको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो इसी को मैं फिर से नहीं लिखकर मैं थोड़ा सा अपने लिए इजी कर लेता हूं, और मैं इसी को क्या करता हूं, यहां पर हटा के U लिख देता हूं कि यही जो आपकी फॉर्मूला बना है, यही आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। और ये हो गया काम। फिर से मैं एक बार सिस्टम ऑफ चार्जेस को बना देता हूं,
तो पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज को बनाने के लिए ये आपके पास एक पॉइंट्स है 3, Q1, Q2 एंड Q3, R1, 1, 2, R2, 3, R1, 3, ये इनकी डिस्टेंस है। अब अगर आपको आसान कोई क्वेश्चन देना होगा ना, और आता है ऐसा क्वेश्चन, आसान ही आता है, ज्यादा मुश्किल नहीं आता। अगर आपको आसान क्वेश्चन देना होगा तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, इस वाले फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको ये दे दिया होगा 3 चार्जेस एक ट्रायंगल के साइड्स पे रखे हुए हैं, तो नेट उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो। अब एक तरीका ऐसा भी है कि इसको अगर हम जनरल वे में लिखें कि 3 चार्जेस के लिए तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब अगर मुझे यहां पे 4th चार्ज के लिए फाइंड आउट करना है, सपोज Q4 और रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q3 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे पास कितनी 3 टर्म्स और आ जाएगी। यहां पर 3 टर्म ऑलरेडी है। देखो पहले वाले जब हमने किया था, जब हमारे पास अकेला जो चार्ज होता वहां पे एक भी टर्म नहीं है, जब 2 चार्ज आए तो हमारे पास एक टर्म आ गई, मतलब एक ऐड हो गई। जब हमारे पास तीसरा चार्ज जब ऐड हुआ तो हमारे पास एक में 2 टर्म्स और ऐड हो गई जब हमने 3rd चार्ज एंटर किया यहां पे। और जब हमने हमारे पास यहां पर 4th चार्ज आएगा तो 3 टर्म्स और ऐड होगी। हमारे पास अगर 5th चार्ज आएगा तो अब हमें Q1 के अगेंस्ट, Q2 के अगेंस्ट, Q3 के अगेंस्ट, Q4 के अगेंस्ट फिर से वर्क करना पड़ेगा, तो 4 टर्म्स और ऐड हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा। लेकिन इतना आगे का नहीं आता है, आपके 3 चार्जेस तक का ही आएगा। लेकिन इसको शॉर्ट में लिखना है, वो कैसे लिख सकते हैं हम, तो आपको मैं बता देता हूं। देखो यहां पर अगर मान लो 4 और आता तो फिर से Q1, Q4, Q2, Q4, Q3, Q4 ऐसे ही आता। तो यहां पर हर बार वो नंबर क्या होता है, रिपीट होगा। तो यहां पर इसको शॉर्ट में लिखने के लिए जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन लिख दो सबसे पहले। मेरे पास कॉमन क्या है, K कॉमन आ गया। जो वेरी कर रहा है ना उसको हम I और J में लिखेंगे, क्योंकि आप यहां पर क्या लिखोगे, सिग्मा, क्योंकि यहां पर एडिशन हो रहा है तो आप समेशन लिख दोगे यहां पे। ठीक है, तो समेशन ये दोनों देखो यहां पे Q1 Q2, Q1 Q3 एंड Q2 Q3 ऐसे ही। मतलब आप ये कह सकते हो, ये जो आ रहा है ना यहाँ पे फॉर्मूला, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। मैं एक बार देखो अलग से थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूं। Q1 Q2 ये एज इट इज है, यहां पर Q2 Q3, फिर आगे Q3 Q1 ऐसे। अब फॉर्मूला लिखा तो मैंने सेम चीजें सारी वही है, लेकिन अब लिखने में थोड़ा डिफरेंस क्या आ गया, आपको समझने में थोड़ा सा सही लगेगा ये कि अभी क्या लग रहा है, Q1 के साथ Q2 है, फिर Q2 है तो उसके साथ Q3 है, फिर Q3 है तो उसके साथ Q1 है, फिर उसके बाद जो ये वाली जो टर्म आएगी वो हम और लिख देंगे उसके आगे वैसे ही। तो यहां पे क्या हुआ, हर एक चार्ज का Q1 का Q2 के साथ भी सेट बन रहा है और Q3 के साथ भी सेट बन रहा है। अगर Q4 होता तो उसके साथ भी सेट बनता, Q2 का Q3 के साथ भी बन रहा है और फिर आगे Q4 के साथ भी बन रहा था और फिर यहां Q1 के साथ भी बन रहा है, फिर Q3 का भी तीनों जो रिमेनिंग उन तीनों के साथ सेट बन रहा है। लेकिन क्या Q1 एंड Q1 दो बार सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। Q2 एंड Q2 सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। Q3 एंड Q3 नहीं आ रहा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि ये वाला हो गया I, इसको हम लिखेंगे QI। दूसरा जो बच रहा है वो अलग बच रहा है, जो रिमेनिंग है वो बच रहा है, तो आप लिखोगे QJ डिवाइडेड बाई RIJ। अब RIJ क्यों लिखा, क्योंकि अगर इसके साथ Q1 Q2 है तो उसके नीचे R भी तो R12 ही है। अगर Q3 है तो R23 ही तो है। अगर Q3 Q1 है तो R13 ही तो है, या R31 मान लो, तो डिस्टेंस ही तो है ना, तो कैसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया। लेकिन ऐसी कंडीशन भी तो आ सकती है, तो यहां पे आप लिखोगे I इज इक्वल्स टू फ्रॉम 1 to n, 1 से n, क्योंकि Q1 Q2 Q3 बिल्कुल हो रहा है। एंड आप लिखोगे फ्रॉम J इज इक्वल्स टू ऑल्सो
1 to n, ये तो आपके पास गिवन है, इतना तो हो ही गया। जो समेशन के ऊपर है ये थोड़ा आगे चला गया, इसको बराबर ही लिख देना, ठीक है। अब एक कंडीशन और है कि Q1 नहीं आना चाहिए कभी भी, ये I और J सेम नहीं होने चाहिए। तो आप यहां पे ये कंडीशन और डाल दोगे, I इज नॉट इक्वल्स टू J। ये आपके पास क्या है, एक जनरल फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा और ये आप अच्छे से इसको देख लेना। आप बोलोगे कि इसकी जरूरत पड़ती है एग्जाम में, मैं कहूंगा 98% टाइम्स नहीं पड़ती। अभी तक जितने मैंने प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस देखे उनमें नहीं पड़ती। लेकिन क्या होता है, जब न्यूमेरिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो जो आधा एक नंबर जो आपका एक्स्ट्रा जो आना है, उसके लिए ये चीजें आपको देखनी होती है। अदरवाइज कॉमन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेपर आता है, वहां पे ऐसा जो फालतू की जो चीजें वो नहीं पूछी जाती। लेकिन ये वाला ट्रायंगुलर वाला फॉर्मूला ना, 3 वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैं यहां से हटा देता हूं। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, अभी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां पे तो शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप इसको ऐसा समझेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका एक्सटर्नल पहले से किसी दूसरे सोर्स चार्ज है, उनके द्वारा जो अप्लाई किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म होगा तो बताया हुआ होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी बताया हुआ होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। आपको कंसिडर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में ज्यादातर जो चीजें हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही है, तो आपको उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे आप देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बना हुआ आपके सामने यूनिफॉर्म जैसा है, लेकिन जब तक बताया नहीं जाए तब तक यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ये मान के चलना अपने को, लेकिन ये बना हुआ वैसा ही है, ठीक है। तो अब जब ये पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब पहले से ऑलरेडी यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल की वैल्यू होगी, और इसके हर एक पॉइंट पर होगी, कहीं कम होगी कहीं ज्यादा होगी। और जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये सब आपको बातें पता है, लेकिन इस बात का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। हमें सिर्फ इतना यूज है कि यहां पर कोई किसी भी जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो सपोज मैं कोई एक पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट पर मैं Q1 चार्ज प्लेस कर रहा हूं, तो क्या मुझे यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा। पहले वाला जो केस था ना, जब हम सबसे पहले जो चार्ज रख रहे थे, इस जगह पे मैं अगर रखूंगा फ्री स्पेस में तो मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं यहां पे अगर रखूंगा Q1 को, तो मुझे अब वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहा हूं ऑलरेडी, ओके। और ये वाला पॉइंट 1 है, फर्स्ट पॉइंट है ये, तो यहां पर मुझे इसका ये भी चेक करना पड़ेगा कि स्पेशली इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं वर्क डन ऑन Q1, क्या W1 इज इक्वल्स टू V1, या V1 नहीं आएगा क्योंकि Q1 के कारण नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो V यहां पे जो भी पोटेंशियल होगा वो इनटू Q1। अब Q1 ये पहला जो चार्ज है इस जगह पर है ना, तो इस लोकेशन को बताने के लिए R1, इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ R1 और एट द पोजीशन वेक्टर ऑफ R1, दोनों समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर का इतनी इसमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिंपली बता दिया कि पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट R1 पोजीशन, ठीक है। ये Q1 आ गया। देन अब मैं यहां पर इससे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरी जगह पे यहां पर कोई दूसरा चार्ज रखने की कोशिश कर रहा हूं, वो हो गया Q2। तो अब Q2 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आप बताओ। वर्क डन ऑन Q2 कितना करना पड़ेगा? आप कहोगे W2 इज इक्वल्स टू V इन एट R2
पोटेंशियल इज R2 पोजीशन पे पोटेंशियल कितना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो पोटेंशियल इंटू Q2, ये तो हो गया। लेकिन अब यहां पर सेकंड वाले चार्ज को जब आप रख रहे हो तो अब आपको यहां पर इस Q1 के अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा, इस Q1 के अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा, और इस Q1 के अगेंस्ट जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बीच में फर्क पड़ रहेगा R12, या सिंपल आप यहां पे कोई और नहीं है तो आप केवल R भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे Q2 के साथ आएगा V1 इंटू Q2, और V1 क्या, इस Q1 के कारण Q2 वाली जगह पे जो पोटेंशियल होगा वो V1 है यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ के चलना है। अब हम यहां पर नेटवर्क निकाल लेंगे, ये नेटवर्क नहीं है, ये नेटवर्क डन है, ओके। जो आप कहीं नेटवर्क मान लो कि एयरटेल का, जियो का, ऐसा कुछ नहीं है, ये नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क डन ऑन Q1 एंड Q2, दोनों के ऊपर हमने ले लिया एक साथ, या ऑन द सिस्टम मान लो, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, तो W1 कितना है V इंटू R1, VR1 इंटू Q1 प्लस VR2 इंटू Q2 प्लस V1 Q2, यह है। और आप यहां पे डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो समझने में आसानी होने के लिए, ठीक है, तो वो भी चल जाएगा। और यही जो आपका पोटेंशियल है, सॉरी, यही जो आपका वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और ये आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पास, वो क्या हो जाएगी, U इज इक्वल्स टू V R1 Q1 प्लस V R2 Q2 प्लस V1 के कारण या Q1 के कारण पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 अपॉन R, K Q1 अपॉन R, और ये Q2, K Q1 Q2 अपॉन R, और ये वाली जो टर्म है ना, ये अपनी पहले वाली ऑलरेडी आ गई, ये वाली टर्म आ गई, ये वाली टर्म आ गई, सिंपल सीधी सी, क्योंकि ये अकेला है, अकेली टर्म है। अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म्स आ गई कि भाई पहले इसको रखने पर कितना है वर्क डन इतना, फिर इसको रखने पर इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, और इतना इसके अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट। अब मैं यहां पर अगर एक थर्ड चार्ज और रख देता हूं इस जगह पे, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एक तो वो टर्म आएगी VR3, एक इसके अगेंस्ट टर्म आएगी और एक इसके अगेंस्ट टर्म आएगी, तो तीन तो टर्म ये हो जाएगी और तीन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो जाएगी, तो ऐसे टर्म होती जाएगी, ठीक है। तो फिर ऐसे जितनी ज्यादा आप टर्म्स रखोगे वो वैसे ही कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जो आपके एग्जाम में आने के जिनके चांसेस भी है, और वो टॉपिक मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए अभी आएगा, और इसका क्या नाम है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे पूरा होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अब आपका काम यहां पे हो जाएगा। जब हो जाएगा तो हम यहां पर इसको डिस्कस करेंगे तो पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के इसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना लेता हूं, फिर अपन उसको डायपोल को रखेंगे तो काम हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये यूनिफॉर्म जैसा ही बना है तो अपने को ज्यादा टेंशन नहीं है इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद इस के अंदर हमने एक डाइपोल रखा है जिसका जो नेगेटिव क्यू चार्ज है वो यहां पे है, और पॉजिटिव क्यू चार्ज आपके पास यहां पर है, ये पॉइंट ए, और ये आपके पास पॉइंट है
बी। और फिर अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हैं लाइन के साथ, तो क्योंकि ये डायपोल बनेगा ना, इसलिए अगर मैं इसकी जो लाइन है इसको ज्वाइन कर देता हूं तो ये आपके पास इस तरीके से बनेगा, ये डायपोल है। ठीक है, तो इस डायपोल के ऊपर कोई टॉर्क भी लग रहा है, क्योंकि यहां पर अगर ये डायपोल रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको आपने F1 नाम दिया था, एक इधर फोर्स लगेगा जिसको आपने F2 नाम दिया था। ठीक है, और F1 की वैल्यू Q इंटू ई हो रही थी और F2 की वैल्यू माइनस Q इंटू ई हो रही थी। और यहां पे आपको पता है कि जो नेट जो फोर्स है प्लस QE एंड माइनस QE मिलकर जीरो हो गए थे, तो नेट जो फोर्स है वो तो जीरो होने के कारण यहां पे कोई ट्रांसलेशनल मोशन तो बची नहीं, और ट्रांसलेशनल मोशन तो है नहीं यहां पे, तो क्या बनेगा फिर, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण इसमें बनेगा आपके पास रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन है तो वहां पे एक टॉर्क जनरेट होगा, और उस टॉर्क की वैल्यू क्या है, टॉर्क की वैल्यू है यहां पर टॉ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। इस टॉर्क की जो वैल्यू है वो आपके पास है पीई साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। तो अब यहां पर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको अगर रोटेट करना चाहें, घुमाना चाहें अगर, तो हमें इसके ऊपर भी कोई वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और जो हम यहां पर वर्क करेंगे, पहले हम एक स्मॉल एंगल से रोटेट करके देखेंगे, स्मॉल एंगल से जितना वर्क डन हमें मिलेगा उसको फिर हम इंटीग्रेशन करके कंप्लीट वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सपोज इनिशियली ये किसी भी एक रैंडम किसी भी एंगल पे रखा हुआ है और हमने इसको एक स्मॉल एंगल से इसको रोटेट करने की कोशिश की, तो हमने इसकी अब जो नई पोजीशन है, पहले इसका एंगल कितना है, सपोज इसका जो एंगल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल पे रखा हुआ है, सिंपल सा आप ये ले लो। ठीक है, तो थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो यहां पे इसका आपके सामने टॉर्क आ गया, और अब हमने इसको थोड़ा रोटेट करने की कोशिश की। रोटेट करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, इसके कारण इसकी वजह से यहां पे जो क्यू चार्ज है प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर आ गया, और इन दोनों के बीच में यहां पर आपके पास एक स्मॉल एंगल आ गया डी थीटा। तो इसको डी थीटा तक रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, तो आप यहां पे लिखोगे वर्क डन टू रोटेट डाइपोल बाय एंगल डी थीटा। डी थीटा तक रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, रोटेशनल मोशन में जो वर्क डन की फॉर्म आती है, वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो यूज करना आपको, और वो होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉ इंटू डी थीटा। अगर यहां पर ये ट्रांसलेशनल मोशन होती तो हम एफ इंटू डी एस लिख देते, और यहां पे डी टाउ इंटू डी थीटा आ गया, और टाउ की वैल्यू क्या है यहां पे, सिंस टाउ टॉर्क ऑन डाइपोल इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, तो यहां पे आप टाउ की वैल्यू रखोगे, तो सिंस देयरफॉर आप लिखोगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा डी थीटा। और जो अलग पुराने जो काम है यहां से, इनको मैं यहां से हटा देता हूं जिससे आपको बीच में ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो पीई साइन थीटा डी थीटा आपका आ गया फॉर द रोटेशन ऑफ डी थीटा। स्मॉल एंगल से आप इसको रोटेट कर रहे हो तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करें इसके लिए कि टोटल कितना वर्क डन है। सपोज आपने इसको किसी एक एंगल थीटा 1 की पोजीशन से थीटा 2 की पोजीशन थीटा 1 से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से थीटा
2 तक ले जा रहे हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप देखो इंटीग्रेशन से, तो वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 से θ2 तक के लिए, तो इंटीग्रेशन dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PE साइन थीटा डी थीटा θ1 टू θ2, सिंपल सा है। अब इसको हम आगे नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे इसको सोल्व। तो हम इसको एज इट इज वहां पे, यहाँ पे एक स्टेप और लिख देते हैं हम, फिर उसको आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से इंटीग्रेशन हो जाएगा W, और इस तरफ से PE जो है ना, इसको तो आप बाहर ले आओ, और आपके पास केवल θ1 टू θ2 साइन थीटा डी थीटा, इसको आपको सोल्व करना है। अब ये सब आपको पता है, याद रह जाएगा, और इसको हमें सोल्व करना है जो हम नेक्स्ट पेज पर कर रहे हैं। तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल्स टू PE, तो आपके सामने एज इट इज, और ये जो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो आपके सामने आ जाएगा कितना, माइनस कॉस थीटा θ1 टू θ2, और जब आप यहां पर ये लिमिट्स रखोगे इसकी, तो आपके सामने W इज इक्वल्स टू आ जाएगा PE माइनस कॉस θ2 और माइनस प्लस कॉस θ1। ये आपके सामने क्या आ गया, एक इसकी वर्क डन आ गया कि इसके ऊपर आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इसको θ1 से θ2 की पोजीशन में ले जाते हो, मान लो ये 90 डिग्री पे रखा हुआ, वहां से आपने इसको 0 पे ले गए, 180 पे ले गए, 50 डिग्री पे रखा हुआ है, 45 पे रखा हुआ है, आप इसको 30 पे ले गए, आप इसको 60 पे ले गए, फाइनल एंगल माइनस में है यहाँ पे और इनिशियल एंगल प्लस में। तो ये जो वर्क डन है ना, यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो वर्क डन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब पोटेंशियल एनर्जी में। और इसको मैं थोड़ा सा ना सुधार के लिख देता हूं, थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 माइनस cos θ2, ये आपका इतना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उस डायपोल का, रोटेट करने में इतना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उस डायपोल का यहां पे। लेकिन अभी इसको हम और सोल्व कर रहे हैं। इफ θ1 is equals to 90 degree and θ2 is equals to थीटा। अब हम हमेशा क्या होता है, जो इनिशियल लिमिट जो लेते हैं ना, जो θ1 जहां से हमारी मोशन शुरू होती है, वहां से अगर हम कोई क्वांटिटी लेते हैं तो उसको इनिशियली 0 लेते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड मानते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने सबसे पहले θ1 इक्वल्स टू 90 लिया है। ये क्यों लिया है, इसकी भी वजह है, और इसका रीजन भी मैं आगे बताऊंगा आपको। चलो यही बता देता हूं, यहां पर cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, θ1 इक्वल्स टू, तो आधा रीजन तो मैंने यहां बता दिया कि cos θ1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये तो आ गया आपका 0। आगे इसके साथ ही बनाएंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन में लिख के ही सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने आएगा u इज इक्वल्स टू PE cos 90 माइनस cos थीटा, तो आपके सामने हो जाएगा u इज इक्वल्स टू माइनस PE, ये 0 हो जाएगा और ये नेगेटिव बाहर आके माइनस PE cos थीटा। ये आपके पास उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और इसको आप एक और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि P जो है ना, P क्या होता है, डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल। E क्या है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने इसको रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। तो P भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ में cos थीटा है। तो कौन से प्रोडक्ट में cos थीटा आता है दो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, तो आप लिख दोगे माइनस P डॉट E। तो ये आपके सामने क्या आ गया, P डॉट E, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसके
मैग्नीट्यूड के बराबर आपके पास यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल आ गया। अब हम यहां पर एक बात कर लेते हैं कि मैंने थीटा 1 इक्वल्स टू 90 क्यों रखा है। वो इस वजह से, जैसे देखो आपके पास यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें आप इसकी अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू होगी, वोल्टेज अलग अलग होगा इसका। जब पोटेंशियल अलग अलग है, मैं यहां पर किसी डायपोल को रख रहा हूं एक चार्ज को यहां पर, तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा। यहां पे मैं किसी चार्ज को रख रहा हूं, कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा। यहां पे रख रहा हूं, कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल अलग है, अलग अलग है सब जगह पे। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनाते हैं। उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो हम बनाते हैं, वो मेरी नोटबुक कहां गई, ये रही। उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे बनता है, ये जो नोटबुक है ना ऐसे, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा और इसके परपेंडिकुलर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बन गया मान लिया, तो आपने इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब आप कोई डायपोल रख रहे हो, तो वो डायपोल भी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रखा हुआ है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रखा होने का मतलब यहां पे आपने इसको प्लस क्यू चार्ज रखा, तो आपको कितना वर्क करना पड़ा, V इंटू क्यू, क्योंकि दोनों का पोजीशन तो एक ही हो गई, V इंटू क्यू। नेगेटिव क्यू चार्ज यहां पे रखा, तो आपको कितना वर्क करना पड़ा, आपको वर्क करना पड़ा आपको वर्क करना पड़ा V इंटू माइनस क्यू। तो अब टोटल जो वर्क डन है वो कितना हुआ, वी क्यू माइनस वी क्यू, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, जीरो वर्क करना पड़ा। तो यहां पर जब पोटेंशियल यहां पे इस तरीके से रखा हुआ है डायपोल, तो उसका पोटेंशियल क्या है, सेम होने के कारण, सेम होने की वजह से आपका नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल और वर्क डन ऑन द डायपोल विल बी जीरो। तो यहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो आप अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी से, जहां पे आपको वर्क ही नहीं करना पड़ रहा, वहां से कितना आपने घुमाया, थीटा घुमाया कि आपको वर्क करना पड़ रहा, तो आपको थीटा तक ले जाने में वर्क करना पड़ रहा है केवल। उस पोजीशन में रखने के लिए आपको डायरेक्ट वर्क करना पड़ रहा है। 90 पर तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ रहा, 90 पर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो जीरो हो जाती है। इसलिए हम यहां पर इसको 90 लिया है, इनिशियल एंगल को 90 कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये चीज हो गई एक यहां पे खत्म। अब हम इसके स्पेशल कंडीशन देखते हैं और फिर इसका और एक नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन और करेंगे, ठीक है। तो स्पेशल केस कौन से होंगे वो देखना है हमें। फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो आपको पता है थीटा 0 होने पर क्या होगा, u इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो माइनस पीई, u इज इक्वल्स टू माइनस पीई, ठीक है। देन सेकेंड, if theta is equals to 90, then u is equals to minus pe cos 90, और आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अगेन u is equals to यहां पे 0 आ गया। देन थर्ड पॉइंट है, if theta is equals to 180, तो आपके सामने आएगा u is equals to minus pe cos 180 माइनस पीई इंटू माइनस 1 एंड यू इज इक्वल्स टू पीई। तो देखो तीन कंडीशन लिए मैंने, यहां पर u इज इक्वल्स टू माइनस पीई, ये मिनिमम वैल्यू नजर आ रही होगी आपको, और u इज इक्वल्स टू प्लस पीई, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है, और ये जीरो है। तो यहां से आप एक चीज देख पा रहे हो कि मैंने आपको पहले भी एक चीज बता दी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं स्टेबल
इक्विलिब्रियम, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जो सेकंड वाली कंडीशन है मैक्सिमम वाली, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल दिया हमने। तो इन दोनों में डिफरेंस यही होता है, इसी के कारण होता है कि कोई भी सिस्टम अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में पहुंचने की कोशिश करेगा, और जो अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में पहुंचने की कोशिश करेगा, जब वो मिनिमम में पहुंच जाएगा वहां पर फिर वो हमेशा उधर ही रहने की कोशिश करेगा, अपने आराम से रहने की कोशिश करेगा। कैसे? जैसे ही आप उसको थोड़ा सा वहां से डिस्टर्ब करोगे वो वापस उसी जगह चला जाएगा, जैसे ही आप डिस्टर्ब करोगे वापस उसी जगह चला जाएगा, जैसे डिस्टर्ब करोगे उसके बाद जब तक एनर्जी है ना तब तक वो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन वापस वो उसके अराउंड ही चलता रहेगा, उसके अराउंड ही रहेगा वो। ठीक है, जैसे ही एनर्जी खत्म हुई वापस वहां जाएगा, जैसे ही एनर्जी मिनिमम हुई वापस वहां जाएगा। उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, उस कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसका देखो आप यहां पर थोड़ा सा आप डायरेक्ट डायग्राम से एक प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन ही देख लो कि जैसे मान लो ये आपके पास यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास ये एक कोई डायपोल है, इधर प्लस चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर टॉर्क इस तरीके से लगेगा। और ये जब एक बार इधर नेगेटिव इस कंडीशन में आ गया ना, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 आपने रख दिया, इसी पोजीशन में छोड़ दिया, तो ये हिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्लस तो एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट फोर्स तो वैसे 0, और दोनों फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन है इनकी, तो टॉर्क वैसे 0, तो टॉर्क भी 0 है यहां पे, तो यहां पर ये स्टेबल ही रहेगा। अगर आपने इसको यहां से डिस्टर्ब कर दिया तो वापस ये यहां पर इसके अराउंड ऐसे ऑसिलेट करेगा, प्लस इधर रहेगा। लेकिन आपने इस वाली कंडीशन में लेकर आ गए, आप इसको इस वाली कंडीशन में लेकर आ गए और आपने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे है इधर इसको आपने इसको ऐसे रख दिया, इधर नेगेटिव क्यू चार्ज आ गया और इधर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इस वाले के ऊपर, इसके ऊपर एफ लगेगा इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर एफ लगेगा इस डायरेक्शन में। क्या फोर्स 0 हो गया? बिल्कुल 0 हो गया। क्या टॉर्क 0 हो गया? बिल्कुल 0 हो गया। इसीलिए तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, कंडीशन हो गई। अब हम बात करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल की। अगर आप में से किसी ने यहां पे खुरापाती करके क्या किया, इसने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब यहां पर टॉर्क एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही टॉर्क एक्टिवेट हुआ ना तो ये अपनी इस वाली कॉन्फ़िगरेशन से चेंज होकर ये इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, पॉजिटिव उधर चला जाएगा नेगेटिव इधर आ जाएगा, और अब ये इसी के अराउंड, मतलब इस वाली पोजीशन को छोड़कर इधर होगा, फिर ये अब इधर ही ऑसिलेट करता रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, इधर है और इधर होके फिर इधर ही ये ऑसिलेट करता जाएगा, इधर ही ऑसिलेट करता जाएगा, है ना। तो ये आपका स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात है, क्योंकि इसने अपनी पोजीशन छोड़ दी क्योंकि अनस्टेबल था। अगर यहां पर स्टेबल होता तो अपनी पोजीशन इधर नहीं जाता, ये यहां से इस वाली कंडीशन में चला जाएगा थोड़ा सा छेड़ते ही। ठीक है, ये बात है। तो यहां पर ये, और ये चीजें केवल यहीं पर डायपोल के केस में नहीं है, हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस के जो सिस्टम होते हैं वहां पर भी ले सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, और वो जब आपकी थोड़ी खिंचाई करनी होती है बोर्ड को, उसी कंडीशन में वो पूछे जाते हैं। डायपोल वाले केस में तो बहुत आसान केस है, इतना ज्यादा मुश्किल लगता भी नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा आपको कोई समझाने वाला होना चाहिए, और थोड़ा आप यहां पर समझने के लिए थोड़े ध्यान देने वाले होने चाहिए, आपको थोड़ा फोकस करना आना चाहिए, आ जाता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इस वाले केस की बात करेंगे तो आपने देख ही लिया, इसको यहां पर इस वाले ओरिएंटेशन में रखने के लिए इसको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, जितना पॉजिटिव के लिए वर्क करना पड़ेगा नेगेटिव के लिए उतना ही नेगेटिव करना पड़ेगा, तो उतना ही आपका नेट जो वर्क डन है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इसलिए ये वाला केस वो है। अब हम यहां पर एक इसके आगे के लेवल की बात करते हैं कि डायपोल की भी जो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो हम जो यूज कर रहे हैं ये नहीं होती, तो फिर क्या होती है? देखो, ये आपके पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई मैं एक चार्ज रख रहा हूं Q1 और दूसरा चार्ज रख रहा हूं Q2,
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, वो तो अभी अभी आपने लिखा था जस्ट थर्ड वाले केस में, V R1 Q प्लस V R2 Q प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12, यानी R दोनों के बीच का स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है ना। ये था जो कि आपके पास यहां पर है, मैं आपको वहां पर दिखा देता हूं जो आपने देखा था इस जगह पे। देखो ये रहा VR1 Q1 VR2 Q2 VK Q1 Q2 R, ठीक है। तो यही था, तो ये हमने यहां पे लिख लिया। अब मैं यहां पर ये वाला जो चार्ज था, ये वाला जो चार्ज था, ये प्लस चार्ज था, Q2 नहीं था, केवल चार्ज था। तो आप इसको लिख लोगे V R1 Q, ये नेगेटिव चार्ज है Q, तो नेगेटिव V R2 Q प्लस, प्लस नहीं, अब Q1 तो प्लस Q2 तो प्लस है, Q1 नेगेटिव है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा, K Q स्क्वायर अपॉन R, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहां पर क्या आ गया, आप यहां पे देख पाते हो, देख सक रहे हो यहां पे कि ये वाली जो टर्म है ना, इसको सॉल्व करने पर तो अपने पास ये आ रहा है माइनस पीई कॉस थीटा, इस वाली टर्म में तो ये आ रहा है, लेकिन ये वाली जो टर्म है ना, ये नहीं आ रही यहां पे, ये नहीं आ रही। तो इसकी जगह हमारे पास यहां क्या हो गया, इसकी जगह आप ये देख के चलो इस जगह पे कि यहां पर आपके सामने ये वाली जो टर्म ना, इस पूरे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, ये किसी भी ओरिएंटेशन में रहे, ये वाली टर्म हमेशा कांस्टेंट रहनी है, इस वाली टर्म का कोई भी वेरी नहीं होगी ये डायपोल के लिए, क्योंकि इसकी जो डायपोल की डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट रहती है, दोनों चार्ज की वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी है। तो इस वजह से ये कांस्टेंट होने के कारण, कांस्टेंट होने के कारण इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इसको हम यहां से छोड़ देते हैं और हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला है जो हमने डेराइव किया वही यूज करते हैं, वरना अदरवाइज ये जो फॉर्मूला अपने पास याद, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में देकर इसको देख सकते हैं कि कौन सी जो वैल्यू है यहां पर एक वैल्यू एक्स्ट्रा होकर भी आपने इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट वैल्यूज का पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। कांस्टेंट वैल्यूज को, पोटेंशियल टर्म्स को, कांस्टेंट टर्म्स को हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू से हम हटा सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा उसकी जो अलग अलग आप कह सकते हो कि जो वेरिएशन होता है उसी को काम में लिया जाता है, वही वहां पर सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का अपना जो लेक्चर है वो इतना ही है, और इसके अंदर आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताया है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर एक जो क्वेश्चन आ सकता है आपका, वो जो थ्री चार्जेस का जो सिस्टम है, यहां से कोई न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, नोट्स तो आपके बने हुए होंगे, रिवाइज करें, और कोई डाउट हो तो आप पूछें, और वीडियो भी आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू वेरी मच।